नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। 11th में हमारा चौथा चैप्टर गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन चल रहा था और आज की इस वीडियो में हम घर्षण के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि घर्षण होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, जिसमें हम स्थितिक घर्षण, गतिक घर्षण और उसके बाद गतिक घर्षण के प्रकार, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण यहां पर देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम घर्षण तथा आरोपित बल के मध्य एक ग्राफ का यहां पर अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात घर्षण से होने वाले लाभ और हानियों की चर्चा करेंगे और अंत में हम घर्षण कोण और विश्राम कोण, ये दो छोटे छोटे टॉपिक यहां पर देखेंगे। कुल मिलाकर ये जो आज का हमारा वीडियो है वो पूरी तरह से घर्षण पर आधारित है, फ्रिक्शन पर आधारित है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घर्षण, फ्रिक्शन। देखिए, घर्षण एक प्रकार का बल है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है तो गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। यहां पर दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होगी। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है तो गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है, जिसे हम सिर्फ घर्षण भी कह सकते हैं। क्लियर? घर्षण सदैव गति की विपरीत दिशा में आरोपित बल की अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। चलिए डेफिनेशन देखेंगे। देखिए, यहां पर दो वस्तुएं संपर्क में होगी। जब संपर्क में रखी, जब संपर्क में रखी दो वस्तुएं एक दूसरे पर फिसलती है, एक दूसरे पर संपर्क में रखी दो वस्तुएं एक दूसरे पर फिसलती है तो गति का विरोध करने वाला बल, गति का विरोध करने वाला बल घर्षण कहलाता है। घर्षण कहलाता है, फ्रिक्शन कहेंगे। घर्षण एक्चुअल में एक प्रकार का बल है, ये गति का विरोध करता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गति करेगी, फिसलेगी या फिसलने का प्रयास करती है तो उसकी गति का विरोध करने वाला बल है। ये पृष्ठों के समांतर और गति की विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, घर्षण बल पृष्ठ के समांतर विपरीत दिशा में होता है। पृष्ठ के समांतर गति की विपरीत दिशा में होता है। गति की विपरीत दिशा में, गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, कार्य करता है। ओके, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे ये हमारे पास में कोई पृष्ठ है और इसके ऊपर ये हमने कोई वस्तु इस तरीके से रख दी है और इस वस्तु के ऊपर यदि हम इधर की ओर बल लगाएं, ये जो बल है इसको हम कहते हैं बाह्य बल।
बाह्य बल हमारे द्वारा लगाया गया बल है इस डायरेक्शन में। तो देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिए, समझेंगे कि इसके पृष्ठ के समांतर और अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में घर्षण बल काम करता है। घर्षण बल को स्मॉल एफ से लिखेंगे। ये हमारे पास में क्या है? वस्तु। ये हमारे पास में है वस्तु, और वस्तु के ऊपर बाहर से बल इधर लगाया जा रहा है। वस्तु गति इधर कर रही है, तो गति की अपोजिट डायरेक्शन में और इन पृष्ठ के समांतर एक बल काम करेगा जो कि गति का विरोध करता है। इसी को हम घर्षण कहते हैं या घर्षण बल कहा जाता है। क्लियर? अब यहां पर देखिए घर्षण बल कितनी प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है। घर्षण बल के प्रकार, घर्षण के प्रकार। तो देखिए विद्यार्थियों, जो घर्षण है वो 2 प्रकार का होता है। घर्षण कितनी प्रकार का होता है? मेनली 2 प्रकार है। पहला जो प्रकार है वो है स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण। और दूसरा जो प्रकार है वो है गतिक घर्षण। दूसरा प्रकार कौन सा है? गतिक घर्षण। ओके, तो घर्षण 2 प्रकार का है, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये स्थैतिक घर्षण है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, कौन सी स्थिति में ये काम करता है। तो हमारी हेडिंग है स्थैतिक घर्षण। चलिए देखिए, स्थैतिक घर्षण जैसा नाम है वैसा ही इसके डेफिनेशन है कि यहां पर जो वस्तु होगी वो स्थिर अवस्था में होगी, उसके ऊपर बाह्य बल लगाया जाएगा लेकिन वस्तु गतिमान नहीं हो पाएगी। तो वस्तु क्या है? फिसलने के लिए प्रयास करती है लेकिन फिसलती नहीं है। वस्तु के ऊपर बाह्य बल लगाया जाता है तो उस स्थिति के अंदर, स्थिर अवस्था के अंदर बाह्य बल की विपरीत दिशा में लगने वाला जो बल होता है उसको हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, एक बार इसको समझ लीजिए है क्या। ये हमारे पास में जैसे कोई पृष्ठ है इस तरीके से मौजूद है, और इस पृष्ठ के ऊपर हमने ये एक वस्तु रख दी है। इस तरीके से हमने क्या रख दी है? एक वस्तु। इधर हम लगा रहे हैं बाह्य बल। ये हमारे पास में है बाह्य बल, बाह्य बल। और इस बाह्य बल की विपरीत दिशा में इस पृष्ठ के अनुदिश इस तरीके से एक बल काम करेगा। बाह्य बल है, वस्तु अभी भी स्थिर अवस्था में है, गति नहीं कर रही है, और तो इसकी इस डायरेक्शन में जो बल काम करता है उसको हम Fs से लिख रहे हैं, इसको हम स्थैतिक घर्षण कह रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये हमने लगाया बाह्य बल, ये हमने बाह्य बल इधर लगाया लेकिन वस्तु अभी भी गति नहीं कर रही, स्थिर अवस्था में है, गति की विपरीत दिशा में एक घर्षण बल काम करने लग जाता है जिसको हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। क्या कहा जाता है? स्थैतिक घर्षण कहा जाता है। तो देखिए ये जो स्थैतिक घर्षण है ये स्थिर अवस्था में लगता है। कौन सी अवस्था में काम करेगा? स्थिर अवस्था में काम करेगा। तो देखिए स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में बाह्य बल की विपरीत दिशा में, बाह्य बल की विपरीत दिशा में, बाह्य बल की विपरीत दिशा में लगने वाला बल, लगने वाला घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाता है। स्थैतिक घर्षण कहलाता है। स्थैतिक घर्षण कहलाता है। देखो इस स्थिति को और समझ लीजिए।
कि हमने बाह्य बल लगाया इस डायरेक्शन में, ओके, और घर्षण बल लग रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, अभी भी वस्तु क्या है, स्थिर अवस्था में है। अब यहां पर एक चीज समझनी है, यदि हम बाह्य बल जैसे 1 न्यूटन लगाएं तो घर्षण बल भी 1 न्यूटन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि यदि दोनों में से कोई सा भी एक बल ज्यादा हो जाएगा तो उस बल की प्रभाव में वस्तु गति करना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन यहां पर जब 1 न्यूटन का लगाएंगे तो घर्षण बल भी 1 न्यूटन का, इधर बाह्य बल यदि आप 2 न्यूटन का लगा देंगे तो घर्षण बल भी 2 न्यूटन का लगेगा। जैसे जैसे आप बाह्य बल बढ़ाएंगे ये जो स्थितिक घर्षण है वो भी बढ़ता जाएगा, दोनों मान बराबर होते हैं, बाह्य बल जितना होगा उतना ही स्थितिक घर्षण होता है। तो स्थितिक घर्षण का मान बाह्य बल के बराबर होगा, स्थितिक घर्षण का मान किसके तुल्य होगा, घर्षण बल के बराबर होगा, स्थितिक घर्षण के इक्वल होगा, ठीक है। तो स्थितिक घर्षण की वैल्यू है वो किसके तुल्य होगी, देखिए स्थितिक घर्षण की जो वैल्यू है ये बराबर होती है बाह्य बल के, बाह्य बल के तुल्य होगी, बाह्य बल के इक्वल होगी, ओके, बाह्य बल के तुल्य होगी, बाह्य बल के इक्वल होगी। जब बाह्य बल 1 न्यूटन तो स्थितिक घर्षण भी 1 न्यूटन, ये 2 न्यूटन तो ये भी 2 न्यूटन, ये 3 न्यूटन तो ये भी 3 न्यूटन, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर होती है। अब देखिए जैसे जैसे आप बाह्य बल बढ़ाते जाएंगे एक स्थिति ऐसी आएगी उसके पश्चात ये जो वस्तु है वो गति करना प्रारंभ हो जाएगी, गति करना प्रारंभ हो जाएगी। तो उस अधिकतम घर्षण बल, अधिकतम स्थितिक घर्षण बल को हम कहते हैं सीमांत घर्षण बल। तो स्थितिक घर्षण बल का जो अधिकतम मान होता है उसके बाद में वस्तु गति करना प्रारंभ हो जाएगी, उससे जस्ट थोड़ा सा बल ज्यादा लगा देंगे तो वस्तु है वो मोशन में आ जाएगी, गति करना स्टार्ट हो जाएगी। तो उस घर्षण बल को हम सीमांत घर्षण बल कहेंगे। तो सीमांत घर्षण बल है वो स्थितिक घर्षण बल का ही एक भाग होता है, इसी का ही एक पार्ट होता है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, स्थितिक घर्षण बल है वो स्थितिक अवस्था में लगता है और इसकी जो वैल्यू है वो बाह्य बल के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पर सीमांत घर्षण बल। तो सीमांत घर्षण बल अभी अभी जैसे मैंने बताया कि स्थितिक घर्षण बल का अधिकतम मान, स्थितिक घर्षण बल का जो अधिकतम मान होता है वो सीमांत घर्षण बल होता है। सीमांत घर्षण बल से ज्यादा बाह्य बल लगा देंगे तो वस्तु गति करना प्रारंभ हो जाएगी। तो ये गति प्रारंभ होने से जस्ट पहले लगने वाला घर्षण बल होता है जिसको हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। Fs मैक्सिमम से पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, स्थितिक घर्षण का अधिकतम मान, स्थितिक घर्षण का अधिकतम मान, अधिकतम मान सीमांत घर्षण बल कहलाता है, सीमांत घर्षण बल कहलाता है, सीमांत घर्षण बल कहलाता है, ओके। तो ये देखिए गति करने से जस्ट पहले लगने वाला घर्षण बल है, पिंड गति प्रारंभ करेगा उससे जस्ट पहले की स्थिति के अंदर जो घर्षण बल काम करता है उस स्थिति को हम यहां पर सीमांत घर्षण बल कहेंगे। एकदम क्लियर चित्र आ जाए। चलिए देखिए, तो ये गति करने से ठीक पहले, गति प्रारंभ होने के, गति
प्रारंभ होने के ठीक पहले लगने वाला सीमांत, मतलब लगने वाला, ठीक पहले लगने वाला घर्षण बल होता है। ठीक पहले लगने वाला घर्षण बल है, घर्षण बल होता है, घर्षण बल होता है। अब देखिए यहां पर एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आप देखेंगे, सीमांत घर्षण बल है वो पिंड पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। देखिए जैसे एक डायग्राम के जरिए मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। ये हमारे पास में एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ के ऊपर हमने इस तरीके से एक वस्तु रखी है, ऐसे। ये हमारे पास में एक वस्तु है, इसके ऊपर हम इधर लगा रहे हैं, ये है बाह्य बल, बाह्य बल, यह है बाह्य बल, और इसके ऊपर घर्षण बल इस डायरेक्शन में काम करेगा। और अधिकतम गति करने से जस्ट पहले लगने वाला जो बल है वो है एफएस मैक्सिमम। और इसके ऊपर अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इस डायरेक्शन में एक बल काम करेगा, इस डायरेक्शन में भी एक बल काम करेगा। इस डायरेक्शन वाले बल को हम कैपिटल आर से, इस डायरेक्शन वाले बल को हम एम जी से पुट करेंगे। एम है पिंड का द्रव्यमान, जो वस्तु इस पृष्ठ के ऊपर फिसल रही है उसका द्रव्यमान है स्मॉल एम, उस पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल है कैपिटल आर, बाह्य बल है एफ, और सीमांत घर्षण बल है एफ एस मैक्सिमम। तो इस एफ एस मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है वो प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होती है। चलिए मैं ये आपके सामने रख देता हूं। इस सीमांत घर्षण बल का मान, सीमांत घर्षण बल का मान, सीमांत घर्षण बल का मान, सीमांत घर्षण बल का मान प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। प्रतिक्रिया बल के समानुपाती, प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। प्रतिक्रिया बल के क्या होगा? समानुपाती होगा। एफ एस मैक्सिमम, ये जो एफ एस मैक्सिमम है ये प्रतिक्रिया बल आर के समानुपाती होता है। और यहां से प्रोपोर्शनल का साइन जब हम हटा देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा एक कांस्टेंट है जिसको हम म्यू एस से पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया है सीमांत घर्षण बल का सूत्र एफ एस मैक्सिमम बराबर म्यू एस इंटू आर। चलिए इसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। सीमांत घर्षण बल इसको हम एफ एस मैक्सिमम से पुट कर रहे हैं। एफ एस मैक्सिमम बराबर आ गया हमारे पास में म्यू एस इंटू आर। ये जो म्यू एस है इसको हम कहते हैं स्थितिक घर्षण गुणांक, स्थितिक घर्षण गुणांक, स्थितिक घर्षण गुणांक इसको कहा जाता है। इससे देखिए म्यू एस का मात्रक या म्यू एस का एक बार फॉर्मूला आप यहां पर देख लीजिए। तो म्यू एस बराबर हम क्या लिख देंगे? एफ एस मैक्सिमम, एफ एस मैक्सिमम अपॉन कैपिटल आर। ये हम इस तरीके से पुट कर देंगे। ओके, अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि म्यू एस एक मात्रकहीन राशि है। कैसी राशि है?
मात्रकहीन, मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। ओके, तो मात्रकहीन और विमाहीन राशि इस म्यूएस की जो वैल्यू है वो दोनों पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करती है। दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखा हुआ है, उन दोनों पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो संपर्क में रखे पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। म्यूएस का मान संपर्क में रखे या संपर्क में आए पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ओके, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए कि म्यूएस क्या है, घर्षण गुणांक है, मात्रकहीन विमाहीन राशि होती है, बट इनकी जो वैल्यू है वो जैसे संपर्क में रखे हुए, जैसे एक पृष्ठ है उसके ऊपर हम पिंड को गति करवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन पृष्ठों की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर निर्भर करता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। घर्षण का जो दूसरा प्रकार है गतिक घर्षण, डायनेमिक फ्रिक्शन। तो देखिए डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होगा, अब की बार पिंड है वो पृष्ठ के ऊपर फिसलेगा, गति करेगा। जब कोई पिंड या कोई वस्तु किसी पृष्ठ के ऊपर गति करती है तो उस स्थिति में लगने वाला घर्षण गतिक घर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? गतिक घर्षण कहलाता है। चलिए डेफिनेशन देखेंगे। क्या है डेफिनेशन? जब कोई पिंड किसी पृष्ठ पर फिसलता है या गति करता है, किसी पृष्ठ के संपर्क में रहकर गति करता है, पृष्ठ के संपर्क में रहकर गति करता है, तो जब कोई पिंड किसी पृष्ठ के संपर्क में रहकर गति करता है तो गति का विरोध करने वाला बल, गति का विरोध करने वाला बल गतिक घर्षण कहलाता है। गतिक घर्षण कहलाता है। ओके, उस बल को हम क्या कहेंगे? गतिक घर्षण कहेंगे। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। अब देखिए, ये जो गतिक घर्षण है, गतिशील अवस्था में जो घर्षण बल काम करता है, ये दो प्रकार का होता है, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण। गतिक घर्षण के प्रकार, गतिक घर्षण के प्रकार, देखिए गतिक जो घर्षण है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला जो प्रकार है वो है सर्पी घर्षण। पहला प्रकार कौन सा है? सर्पी घर्षण। दूसरा जो प्रकार है वो है लोटनिक घर्षण। इससे दोनों ही स्थितियों में पिंड है वो गति करता है। ठीक है, वो कैसे कैसे गति करता है, दोनों ही स्थितियों को एक बार समझ लेते हैं और घर्षण बल की वैल्यू क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्पी घर्षण की। देखिए सर्पी घर्षण में क्या होता है, पिंड है वो एक पृष्ठ है और एक हमारे पास में कोई वस्तु है, पिंड है, उस पृष्ठ के ऊपर फिसले। यदि कोई पिंड किसी पृष्ठ के ऊपर फिसलता है तो उस गति घर्षण बल को हम सर्पी घर्षण कहेंगे। क्या कहा जाएगा?
सर्पी घर्षण कहेंगे। सर्पी घर्षण का मतलब है यहां पर पिंड है वो पृष्ठ के ऊपर फिसलेगा, ओके, इस तरीके से गति करेगा। चलिए देखिए, यदि कोई पिंड किसी पृष्ठ पर फिसलता है, यदि कोई पिंड किसी पृष्ठ पर फिसलता है, किसी पृष्ठ पर फिसलता है, फिसलता है तो उस गतिक घर्षण को, गतिक घर्षण को, उस गतिक घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण कहते हैं। उस गतिक घर्षण को क्या कहा जाता है? सर्पी घर्षण कहा जाता है। तो यहां पर इसको आप एक बार समझ लेवें, देख लेवें। तो सर्पी घर्षण है, इसमें पिंड है वो पृष्ठ के ऊपर फिसलता है। जैसे ये हमारे पास में कोई पृष्ठ है और इसके ऊपर ये कोई पिंड है, इस तरीके से। अब क्या है कि यहां पर हम बाह्य बल लगाएंगे इसके ऊपर, ये हम लगा रहे हैं बाह्य बल। यहां पर बाह्य बल इतना लगा चुके हैं कि पिंड है वो अब गतिमान हो चुका है, इधर गति कर रहा है, इधर इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, इसकी गति हो रही है। तो गति की विपरीत दिशा में इस दोनों पृष्ठों के समांतर इधर एक बल काम करेगा, उसको हम कहते हैं गतिक घर्षण। और ये जो सर्पी घर्षण है इसको हम एफ के से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो ये है गति की विपरीत दिशा में गतिशील अवस्था में लगने वाला घर्षण बल, जो कि गति की अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो पिंड है वो इधर इस तरीके से गति करता है, फिसल रहा है। इस पृष्ठ के ऊपर ये पिंड क्या हो रहा है, फिसल रहा है। तो फिसलने वाली स्थिति के अंदर जो घर्षण बल काम करता है वो गतिक घर्षण होता है। और ये जस्ट कम, थोड़ा सा कम होता है, सीमांत घर्षण बल से क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। मेरी बात को एक बार समझ लीजिए कि जब तक ये स्थिर अवस्था में रहता है तब तक तो इस पिंड के ऊपर बल काम करता है। देखो एक दूसरे डायग्राम के जरिए मैं समझाता हूं कि ये हमारे पास में पृष्ठ है और इसके ऊपर ये कोई पिंड है, इधर कोई बाह्य बल एफ लग रहा है। बाह्य बल एफ लगेगा तो इसके इस डायरेक्शन में घर्षण बल काम करेगा एफ एस। प्रारंभ में एफ एस काम करता है। जैसे मैं यहां पर मान लेता हूं कि सीमांत घर्षण बल एफ एस मैक्सिमम, इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। कितनी है ये समझने के हिसाब से ये। तो जब हम 1 न्यूटन लगाएंगे तो स्थितिक घर्षण 1 न्यूटन, 2 न्यूटन लगाएंगे तो 2 न्यूटन, 3 तो 3, ये भी 4 कर दिया तो ये भी 4 हो जाएगा, 5 ये भी 5, 6 7 8 9 न्यूटन इधर लग जाएगा। तो स्थितिक घर्षण बल भी 9 न्यूटन। ये 10 न्यूटन तो ये भी 10 न्यूटन, ये भी कितना, 10 न्यूटन। अब ये जो इस स्थिति के बाद में ये पिंड है वो गति करना स्टार्ट हो जाएगा। गति करना क्या हो जाएगा, इधर गति करने लग जाएगा। जैसे मान लीजिए ये v वेग से गति कर रहा है तो उस स्थिति के अंदर अब ये एफ एस नहीं रहेगा, एफ के हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, गतिशील अवस्था में ये गति एफ के हो जाएगा। लेकिन जब गति करना स्टार्ट हो जाएगा ना पिंड, तो उस स्थिति में जो घर्षण बल लगता है वो इस एफ एस मैक्सिमम से थोड़ा कम लगेगा। जैसे एफ एस मैक्सिमम 10 न्यूटन तो ये 9 न्यूटन के ऊपर ही गति करना जारी रखेगा। भाई कई बार अपना दिमाग ये कहता है भाई ज्यादा से ज्यादा जो घर्षण बल लग रहा है वो एफ एस मैक्सिमम 10 न्यूटन लग रहा है, तो 10 न्यूटन से तो कम लगना ही नहीं चाहिए। कम लगे तो पिंड गति नहीं करना चाहिए। पर एक बार गति स्टार्ट हो गई, सीमांत घर्षण बल से ज्यादा बल लग गया तो गति स्टार्ट हो जाएगी। और गति स्टार्ट होने के बाद में पिंड पर जो घर्षण बल काम करता है उसको हम स्थित गतिक घर्षण कहते हैं। और गतिक घर्षण बल का मान
सीमांत घर्षण बल से थोड़ा सा कम होता है, 10 न्यूटन से कम होगा, 9.5 हो सकता है, 9 हो सकता है। ये बात आपको समझ लेनी है, ठीक है। तो यहां पर आप समझें कि एफ के की जो वैल्यू होती है वो एफ एस मैक्सिमम से कम होती है, एफ एस मैक्सिमम से क्या होती है, कम होगी। ओके, अब यहां पर बात करते हैं कि एफ के की वैल्यू होती कितनी है, इसका मान कितना होता है। तो देखिए यहां पर भी एक महत्वपूर्ण लाइन में आपके सामने पुट कर रहा हूं कि सर्पी घर्षण का मान, सर्पी घर्षण का मान, सर्पी घर्षण का मान जिसको हम एफ के से पुट कर रहे हैं, प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। ओके, इसके समानुपाती होगा, प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होगा, तो एफ के ये समानुपाती होगा कैपिटल आर के। यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे तो एफ के बराबर म्यू के इंटू आर, म्यू के इंटू आर ये हमारे पास में आ जाएगा। ओके, एफ के बराबर म्यू के इंटू आर, एक कांस्टेंट आ चुका है और इस कांस्टेंट को हम गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। क्या कहेंगे, गतिक घर्षण गुणांक। ये के है ना वो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए आया है, डायनेमिक फ्रिक्शन के लिए आया है। चलिए इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से देख लेते हैं। हमारे पास में एफ के बराबर क्या आ चुका है, म्यू के इंटू आर, म्यू के इंटू आर। ये जो म्यू के है वो समानुपाती स्थिरांक है, इसको हम गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं, गतिक घर्षण गुणांक। और गतिक घर्षण गुणांक की जो वैल्यू है एफ के बराबर हम म्यू के बराबर हम देखिए किस तरीके से पुट कर सकते हैं, एफ के बट्टे में आर, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, ऐसा पुट किया जा सकता है। अब ये जो म्यू के है ये भी एक मात्रकहीन राशि है, म्यू के क्या है, एक मात्रकहीन राशि है, विमाहीन राशि है। मात्रकहीन क्यों है भाई, क्योंकि ये सेम है, ये भी बल है ये भी बल है, तो मात्रकहीन है विमाहीन है, मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। ओके, थोड़ा सा और बात करते हैं, ये पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करेगा, इसका मान भी क्या है, पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसका मान भी पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है, पृष्ठों की प्रकृति पर, पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ओके, ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया है कि जो एफ एस मैक्सिमम होता है ये बड़ा होता है एफ के से, एफ एस मैक्सिमम है ये बड़ा होगा और एफ के छोटा होगा। इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, म्यू एस इंटू आर, और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है म्यू के इंटू आर। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के। तो जो स्थितिक घर्षण गुणांक है वो गतिक घर्षण गुणांक से ज्यादा होता है। ये बात भी आपको समझ लेनी है कि भाई दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, तो म्यू एस ग्रेटर देन म्यू क्यू होगा, म्यू के। इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करेंगे लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण। अब की बार जो पिंड है वो पृष्ठ के ऊपर लुढ़केगा, यदि कोई पिंड है वो लुढ़कने वाली स्थिति में है, ऐसा है, तो इसको इस तरीके से मैं दिखा रहा हूं
ये हमारे पास में पिंड है वो इधर लुढ़क रहा है, इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r है और ये लुढ़कता हुआ इधर गति करता है। ठीक है, तो इसके ऊपर घर्षण बल इसकी गति की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा और उसको हम रोटेशनल फ्रिक्शन कहेंगे, एफ आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको समझ ले में कि जब कोई पिंड किसी पृष्ठ के ऊपर लुढ़कता है, देखो फिसल नहीं रहा है, लुढ़कता है, तो उस स्थिति के अंदर जो घर्षण बल काम करता है उसको हम लौटनिक घर्षण कहते हैं। और लौटनिक घर्षण की जो वैल्यू है वो किसके तुल्य होती है वो भी आप एक बार समझ लीजिए। देखिए इसके ऊपर प्रतिक्रिया बल कैपिटल आर एम जी नीचे ऐसे काम करते हैं। देखो एक बार मैं आपको उन्हीं फॉर्मूलों पर वापस लिए चलता हूं, क्योंकि ये जो कैपिटल आर है ये एम जी के बराबर होता, तो इसको हम म्यू के एम जी के रूप में भी हम लिख सकते हैं। पुनः एक पुराने मतलब इस फॉर्मूले पर ले चलता हूं, ये वाला, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एस एम जी, क्योंकि आर की वैल्यू है वो एम जी के बराबर होगी, यहां पर भार के तुल्य होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लौटनी घर्षण का मान क्या होगा। लौटनी घर्षण किसे कहेंगे, जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ के ऊपर लुढ़कती है तो उस स्थिति में लगने वाला घर्षण लौटनिक घर्षण कहलाता है। देखिए डेफिनेशन क्या है कि जब कोई वस्तु, जब कोई पिंड, जब कोई पिंड किसी पृष्ठ पर, किसी पृष्ठ पर लुढ़कता है, लुढ़कता है, तो जब कोई पिंड किसी पृष्ठ के ऊपर लुढ़कता है तो लगने वाला घर्षण, ऐसे लिख देता हूं मैं, गति की विपरीत दिशा में लगने वाला घर्षण, तो गति की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में लगने वाला घर्षण, लगने वाला घर्षण लौटनिक घर्षण कहलाता है। लौटनिक घर्षण कहलाता है, लौटनिक घर्षण कहलाता है। ओके, तुम लौटनिक घर्षण कहेंगे। अब लौटनिक घर्षण को हम एफ आर से पुट कर रहे हैं और ये जो एफ आर है ये समानुपाती होता है प्रतिक्रिया बल तथा जो लुढ़क रहा है उस पिंड की त्रिज्या के। कैपिटल आर तो हमारे पास में है प्रतिक्रिया बल, क्या है, प्रतिक्रिया बल, और स्मॉल आर है लुढ़कने वाले पिंड की त्रिज्या, पिंड की त्रिज्या है। ओके, लुढ़कने वाले पिंड की त्रिज्या। यहां से जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम म्यू आर से पुट कर रहे हैं। ये जो म्यू आर है इसको हम लौटनिक घर्षण गुणांक कहते हैं। म्यू आर क्या चीज है, इसको हम कहते हैं लौटनिक घर्षण गुणांक, लौटनिक घर्षण गुणांक इसको कहते हैं। ये भी पृष्ठ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। म्यू आर का देखिए फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, एफ आर इंटू में स्मॉल आर बट्टे में कैपिटल आर। म्यू आर का जो मात्रक है, म्यू आर का मात्रक मीटर होता है, क्या होता है, मीटर होगा, क्या होगा, मीटर के इक्वल होगा। ओके, म्यू आर का मात्रक क्या होगा, मीटर। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो यह है लौटनी घर्षण।
अब देखिए हमारे पास में 3 घर्षण गुणांक आ चुके हैं, उसमें सबसे कम जो घर्षण गुणांक वैल्यू वाला घर्षण गुणांक है यह है म्यू आर। म्यू आर तो सबसे ज्यादा तो होगा म्यू एस, उससे कम हमारे पास में है म्यू के, और सबसे कम है म्यू आर। ये वाला रिलेशन भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप समझ ले में, ध्यानपूर्वक देख ले में। ओके, अब हम आगे बढ़ते बात करते हैं यहां पर घर्षण और बाह्य बल के बीच में ग्राफ। घर्षण बल और बाह्य बल के बीच में यहां पर हम ग्राफ खींचेंगे, उसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। ये मैं ले रहा हूं एक्स एक्सिस और इधर हम ले रहे हैं वाई एक्सिस। ओके, और इस डायरेक्शन में हम ले लेते हैं घर्षण बल। इस डायरेक्शन में क्या ले लेते हैं? घर्षण। और इस डायरेक्शन में हमारे पास में है आरोपित बल। देखो एक बार मैं डायग्राम के जरिए पुनः आपको समझा देता हूं क्या है। ये हमारे पास में एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ के ऊपर इस तरीके से वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु के ऊपर इधर बाह्य बल लगाया जा रहा है। ये क्या है? बाह्य बल। ठीक है, तो घर्षण बल इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे काम करेगा। ठीक है, इतना आपको समझ आ जाना चाहिए। तो देखिए विद्यार्थियों, जैसे जैसे आप बाह्य बल बढ़ाओगे, जीरो से बाह्य बल बढ़ाएंगे, उस डायरेक्शन में स्थितिक घर्षण बल समानुपातिक रूप से बढ़ता चला जाएगा। तो बीच में यदि हम ग्राफ खींचें तो ऐसा ग्राफ हमें प्राप्त होगा कि ये वाला बल, आरोपित बल बढ़ा रहे हैं तो घर्षण बल का मान भी इंक्रीज होता चला जाता है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके ऊपर जो घर्षण बल है वो हमारे पास में अधिकतम होगा। घर्षण बल क्या होगा? अधिकतम। उस अधिकतम घर्षण बल को हम सीमांत घर्षण बल कहेंगे। देखो डॉटेड वाली लाइन में यहां पर ले लेता हूं, ऐसे यहां से इसको हमने इस तरीके से मिला दिया, इसको इस तरीके से मिला देंगे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, ग्राफ इस तरीके का आने वाला है कि यहां पर तो जो बल लगता है वो बल लग रहा है एफ एस, ये समानुपाती होता है बाह्य बल के। ये किसके समानुपाती होता है? बाह्य बल के। इस डॉटेड वाली लाइन के इस तरफ वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है। कौन सी अवस्था में रहती है? स्थिर अवस्था में रहेगी। वस्तु कौन सी स्थिति में रहेगी? स्थिर अवस्था में रहेगी। ये जो घर्षण बल काम कर रहा है, ये घर्षण बल होता है एफ एस मैक्सिमम। एफ एस मैक्सिमम काम करता है। अब सीमांत घर्षण बल से जैसे ही बाह्य बल ज्यादा लगाएंगे, वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाएगी। वस्तु कौन सी स्थिति में आ जाएगी? गतिशील अवस्था में आ जाएगी, गति करना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अब जो घर्षण बल लग रहा है वो इस सीमांत घर्षण बल से जस्ट कम लगेगा, और इस स्थिति में जो घर्षण बल काम करता है उसको हम एफ के से रिप्रेजेंट करते हैं, गतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, एफ के। ये है हमारे पास में ग्राफ। एक तरफ हमने घर्षण लिया, दूसरी तरफ आरोपित बल। तो जैसे जैसे हम आरोपित बल का मान बढ़ाएंगे, स्थितिक घर्षण बल का मान समानुपातिक रूप से बढ़ता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके बाद में पिंड है वो गति करना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस अधिकतम स्थिति घर्षण बल को हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं, एफ एस मैक्सिमम। जब वस्तु स्थिर रहती है तब तक ये वाली स्थिति रहती है, जैसे ही वो गति करती है तो घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल से थोड़ा सा कम हो जाएगा। एफ कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पार्ट है वो है घर्षण के लाभ। घर्षण के क्या क्या फायदे हैं, क्यों जरूरी है? देखो घर्षण एक आवश्यक बुराई है, जरूरी भी है और बुरा भी है। तो कुछ इसके फायदे हैं तो कुछ इसके नुकसान भी हैं। जैसे हमारा चल पाना, हम कैसे चल पाते हैं? हमारा चल पाना घर्षण से ही संभव है।
हमारा चल पाना, पहला बिंदु यही है, हमारा चल पाना, हमारा चलना घर्षण से ही संभव है, हमारा चलना घर्षण से ही संभव है, घर्षण से ही संभव है। ओके, घर्षण से ही पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? देखिए क्या है, जैसे अपन को चलना है, थोड़ा सा चित्र सही नहीं बना है, इधर दौड़ रहे हैं हम ऐसे, ये वाला पैर ठीक नहीं बना है, तो आप ध्यान दीजिए, ऐसे इस तरीके से दौड़ लगाएंगे। अब देखो थोड़ा सा डायग्राम को आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि ये व्यक्ति है वो इधर दौड़ रहा है। अब क्या करेगा, ये अपने इस पैर से, ये पैर है ठीक है, इस पैर से इधर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाएगा, भाई इधर ये धरती के ऊपर इधर धक्का मारेगा, या इसको क्रिया कह दीजिए, इसको क्या कह दीजिए, ये इधर बल लगाकर क्रिया कर रहा है, ये क्रिया है, व्यक्ति के द्वारा लगने वाला बल इधर है क्रिया, तो ये धरती के ऊपर लगा रहा है, क्या किस पर लगा रहा है, फर्श के ऊपर लगा रहा है। अब फर्श क्या करेगा, इस व्यक्ति के ऊपर आगे की ओर घर्षण बल के रूप में बल लगाएगा, मतलब ये अपने पैर को इधर धक्का मारा है, घर्षण बल के कारण से पैर आगे की ओर गति करेगा, व्यक्ति आगे की ओर गति करेगा। देखो ध्यान देना, व्यक्ति जब हम चल रहे होते तो अपने पैरों को पीछे की ओर धक्का मारते हैं, पैरों को पीछे की ओर, फर्श के ऊपर पीछे की ओर धक्का मारेंगे तो व्यक्ति खुद आगे जाएगा, क्रिया पीछे हो रही है तो प्रतिक्रिया फलस्वरूप व्यक्ति आगे जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। अगला यूज देखें, वाहनों का चलना, वाहनों का सड़क पर चलना, वाहनों का सड़क पर चलना, वाहनों का सड़क पर चल पाना कैसे पॉसिबल है? घर्षण से ही पॉसिबल है। जैसे मैंने आपको यहां पर समझाया, ये किसी वाहन के टायर हैं, क्या है, वाहन के टायर हैं। ओके, अब क्या है, ड्राइवर यहां पर बैठा है, गाड़ी इधर जा रही है। ओके, देखो ध्यान देना, ये फर्श है, रोड है। ओके, तो ये क्या करता है, इसके ऊपर क्रिया इधर लगाएगा, ये क्रिया इधर है तो इसमें घर्षण बल लगेगा प्रतिक्रिया स्वरूप आगे की ओर, क्रिया ये पीछे की ओर करेगी, ऐसे घूमता है तो ऐसे घूमेगा तो ये पीछे की ओर धक्का मारेगा, फर्श है इन टायर के ऊपर आगे की ओर धक्का मारता है, जिसके कारण से जो वाहन है वो चल पाते हैं। वाहनों का चल पाना भी किसके जरिए पॉसिबल है? घर्षण से ही पॉसिबल है। और समझते हैं, देखिए हमारे पास में जैसे कोई वाहन है और उस वाहन में, जैसे इस तरीके से मैं वाहन ले लेता हूं, ये उसका टायर ले लेते हैं, ये एक और स्थिति पिकअप टाइप लोडिंग वाहन ले लिया हमने, कैसा वाहन ले लिया, ऐसा ले लिया, ऐसा, ठीक है। अब इसके अंदर कोई वस्तु रखी हुई है ऐसे, अब देखो ये ऐसे कोई वस्तु रखी हुई है, ये जैसे अपने पास में ये जो ट्रॉली है इसका फर्श यहां पर है, वाहन आगे जाएगा तो इसके ऊपर पीछे की ओर एक बल काम करेगा, आभासी बल। अब यदि ये पीछे की ओर गति करेगा, भाई ये वाहन जब त्वरित गति आगे की ओर गति करेगा, ये वाला व्यक्ति यहां पर बैठकर इसको चला रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है, ये इधर जाएगा तो इसके ऊपर गति की विपरीत दिशा में एक आभासी बल काम करेगा, ये पीछे की ओर फिसलता चला जाएगा, ये वस्तु है ना, वो इससे ट्रॉली के अंदर पीछे की ओर फिसलती चली जाएगी।
लेकिन घर्षण बल इधर काम कर रहा है, घर्षण बल इधर काम कर रहा है, वो इसको रोके रखता है। कौन सा बल इसको रोके रखेगा? घर्षण बल। यदि घर्षण बल कम काम करेगा तो ये फिसलता फिसलता इधर पीछे लास्ट वाले सिरे तक पहुंच जाएगा। समझ में आ गई बात? तो जब कोई वाहन गति करता है, त्वरित गति करता है, तो उसमें मौजूद जो भी वस्तु है उसके ऊपर गति की विपरीत दिशा में एक आभासी बल काम करता है, और उस आभासी बल को निरस्त करने के लिए घर्षण बल मौजूद है। यदि यह घर्षण बल काम नहीं करेगा तो ये जो वस्तु है वो पीछे की ओर गति करती जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और यूज यहां पर हम देख लेते हैं। माचिस से तिल्ली का जल पाना। माचिस से तिल्ली का जलना। तिल्ली का जलना कैसे पॉसिबल है? माचिस से, देखिए माचिस इस तरीके से है, माचिस का जो पृष्ठ होता है जिससे हम जला रहे होते हैं उसके ऊपर उभार नुमा संरचनाएं होती। जैसे ही हम तिल्ली को माचिस के संपर्क में लाएंगे वहां पर घर्षण बल काम करेगा, तिल्ली जल उठती है। आगे बात समझ में? जैसे जो ब्लैक बोर्ड है उस पर चौक से घर्षण के जरिए ही लिख पाना पॉसिबल होता है। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना, चौक से लिखना घर्षण से ही पॉसिबल है। आ गई बात समझ में? तो हमारे दैनिक जीवन में घर्षण के बहुत सारे महत्व है। घर्षण से ही हम, जैसे मान लीजिए कि घर्षण बल है तो जैसे हम किसी बोतल का ढक्कन खोल रहे हैं तो घर्षण से ही पॉसिबल है। घर्षण बल नहीं होगा तो जो बोतल का ढक्कन है वो नहीं खुल पाएगा, और घर्षण ज्यादा क्रिएट हो तो उस बोतल के ढक्कन को आप अच्छे से देखिए, उसके ऊपर भी घर्षण क्रिएट करने वाले कुछ खांचे बने होते हैं, बारीक धारियां उसके ऊपर बनी होती है ताकि आराम से ढक्कन खुल जाए। आपने देखा होगा गाड़ियों के ब्रेक भी घर्षण से ही पॉसिबल है। वाहनों पर ब्रेक, गाड़ियों का ब्रेक लगना घर्षण से ही पॉसिबल है, घर्षण से ही पॉसिबल हो पाता है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये कुछ फायदे हैं घर्षण के, और घर्षण से जैसे फायदे हैं वैसे ही बहुत सारे नुकसान भी हैं। क्या है घर्षण के नुकसान? जैसे मैं यहां पर बात करता हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि जैसे हम चलते हैं, हमारी चप्पल घिस जाती, जूते घिस जाते हैं। हालांकि आजकल पॉसिबल नहीं है, हर आदमी को अवेलेबल है, बट जो चप्पल घिस रही है इसको थोड़ा सा आप समझें। चप्पल का घिसना घर्षण से ही पॉसिबल है। वाहनों के टायरों का घिसना ये घर्षण से ही पॉसिबल है। चप्पल या वाहनों के टायरों का घिसना, चप्पल क्या हो जाती है? घिस जाती है। चप्पल या वाहनों के टायरों का घिसना, वाहनों के टायरों का घिसना घर्षण से ही पॉसिबल है, घर्षण के जरिए ही ये होता है। तो ये एक तरीके की हानि हो गई है। और देखें, कल पुर्जों का घिस जाना, कल पुर्जे जो मशीनें होती है, कल पुर्जों का घिसना घर्षण के कारण से कल पुर्जे हैं वो घिस जाते हैं और टूट भी जाते हैं। टूटना, कल पुर्जे क्या हो जाते हैं? घर्षण बहुत ज्यादा होता है तो वो क्या हो जाते हैं? टूट भी जाते हैं। घर्षण के कारण से ज्यादा ऊर्जा लगती है मशीनों को चलाने के लिए। मशीनों में घर्षण के कारण, इसकी वजह से घर्षण के कारण ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है, ज्यादा खर्च होती है, ऊर्जा ज्यादा खर्च हो। तो
घर्षण के कुछ नुकसान भी हैं तो कुछ फायदे भी हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि कई बार हमें घर्षण नुकसान ज्यादा करता है, उस नुकसान को कैसे खत्म किया जाए, घर्षण को कम कैसे किया जाए। तो घर्षण को कम करने वाले कुछ उपाय यहां पर हम देखेंगे। सबसे पहला जो उपाय है वो हमारे पास में है स्नेहक द्वारा। स्नेहक द्वारा देखिए, कुछ ऐसे चिकनाई युक्त पदार्थ तेल या ग्रीस के रूप में, देखो स्नेहक के रूप में हम क्या यूज में लेते हैं, या तो तेल यूज में लेते हैं या हम ग्रीस यूज में लेते हैं। कई जगह पर टेल्कम पाउडर का भी प्रयोग किया जाता है। टेल्कम पाउडर, देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे ये ऐसा क्या करते हैं कि वहां पर घर्षण कम हो जाता है। तो एक्चुअल में घर्षण की जो थ्योरी है वो आई कहां से, इस तरीके से एक पृष्ठ है, उबड़ खाबड़ पृष्ठ है, एक दूसरा पृष्ठ है, इस तरीके से उबड़ खाबड़ पृष्ठ है। और जब दोनों पृष्ठ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और ये जब एक दूसरे पर फिसलने का प्रयास करते हैं तो ये ऊपर नीचे वाला पार्ट है, उबड़ खाबड़ जो पृष्ठ है वो गति का विरोध करते हैं। ये क्या करेंगे, गति का विरोध करेंगे और किसी न किसी तरीके से ये पृष्ठ बिल्कुल समतल हो जाए, उबड़ खाबड़ वाला जो भाग है वो यदि मिट जाता है, किसी न किसी तरीके से मिटा दिया जाए तो घर्षण कम हो जाएगा। तो यहां पर क्या भरते हैं, तेल भर देते हैं। यहां पर क्या भर देंगे, तेल भर देंगे। तो जैसे ही इसके ऊपर तेल भरेंगे, ऐसे इस तरीके से तेल भर देंगे तो ये जो पृष्ठ है वो पहले की तुलना में ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। अब दोनों पृष्ठ एक दूसरे पर आसानी से फिसल पाएंगे, यहां पर घर्षण कम हो जाएगा। घर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप ग्रीस डालो, तेल डालो, टेल्कम पाउडर, जैसे आपने देखा होगा कि मशीनों के अंदर, जैसे सिलाई की मशीन है, घास काटने की मशीन है, इन सभी मशीनों के अंदर तेल या ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मशीनों में तेल या ग्रीस डालने से उनमें इस तरीके का जो घर्षण है वो कम हो जाता है। आगे बात समझ में। टेल्कम पाउडर, जैसे गोटियां खेलते हैं, आपने भी कैरम बोर्ड में देखा होगा कि टेल्कम पाउडर डाल देते हैं तो जो गोटियां है वो बहुत स्मूथली गति करती है, घर्षण कम हो जाता है। दूसरा तरीका बॉल बेरिंग द्वारा, बेरिंग, बॉल बेरिंग द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, घर्षण को कम कर सकते हैं। देखिए बॉल बेरिंग के अंदर इस तरीके से संरचनाएं होती है, छोटी छोटी बॉल्स होती है, इस तरीके की बॉल्स मौजूद होती है और इसको हम बोलते हैं बेरिंग। इसको क्या बोला जाता है, बेरिंग कहा जाता है। और बेरिंग के अंदर जब ये इस तरीके से, जैसे पंखे के अंदर आपने बेरिंग देखा होगा, साइकिल के अंदर भी बेरिंग होता है, वाहनों के टायरों में बेरिंग होता है, तो यहां पर क्या हो जाता है कि ये जो घर्षण है वो कम हो जाता है। तो बॉल बेरिंग की सहायता से भी, या इसको केवल बेरिंग कह दीजिए, इसकी सहायता से घर्षण को कम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो के अंतिम पार्ट की ओर हम बढ़ चुके हैं। इसके बाद में हमारे पास में छोटे छोटे दो टॉपिक हैं। पहला हमारा है घर्षण कोण। देखिए घर्षण कोण क्या है, इसकी डेफिनेशन को थोड़ा समझने से पूर्व हम एक डायग्राम के जरिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। ये हमारे पास में एक स्मूथ पृष्ठ है, इसके ऊपर इस तरीके से ये कोई वस्तु रखी हुई है, ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर हम बाह्य बल लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये है F, जो कि बाह्य बल है। क्या है, बाह्य बल, F से लिख रहे हैं, ओके। अब इसके ऊपर घर्षण बल काम करता है इस डायरेक्शन में, घर्षण बल इस डायरेक्शन में काम करता है। यह है Fs मैक्सिमम, ये सीमांत घर्षण की स्थिति में है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, इसके ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल काम करेगा, नीचे की ओर, ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल R और नीचे की ओर काम करता है mg। और इस प्रतिक्रिया बल
और इस एफ एस मैक्सिमम के परिणामी, देखो इसको मैं इस तरीके से आगे बढ़ाऊं, इसको मैं इस तरीके से आगे बढ़ाऊं, और फिर हम ले चलते हैं इसको कंटिन्यूअस लाइन पर, इसको ऐसे। देखो भाई समझो, इन दोनों का परिणामी ये हो गया, उसको चाहे तो एस से लिख दीजिए। तो एफ एस मैक्सिमम और आर का जो परिणामी है उसके द्वारा प्रतिक्रिया बल के साथ बनाया गया कोण घर्षण कोण कहलाता है। देखो ध्यान देना, ये हमारे पास वस्तु है, सीमांत घर्षण की स्थिति में है, मैक्सिमम घर्षण बल लग रहा है, तो इधर बाह्य बल लगा रहे हैं, तो घर्षण बल इधर काम करेगा, प्रतिक्रिया बल ऊपर काम करेगा। प्रतिक्रिया बल और सीमांत घर्षण बल का परिणामी एस है, तो इस एस के द्वारा प्रतिक्रिया बल के साथ में जो भी एंगल बनता है उसको हम घर्षण कोण कहते हैं। ओके, तो एफ एस मैक्सिमम और प्रतिक्रिया बल आर के परिणामी एस हो गया, एस के द्वारा प्रतिक्रिया बल के साथ में जो भी एंगल बनेगा उसी को हम घर्षण कोण कहेंगे। देखिए डेफिनेशन में आपके सामने रख देता हूं, आर व एफ एस मैक्सिमम, आर व एफ एस मैक्सिमम के परिणामी बल, परिणामी बल को मैं यहां पर एस से लिख रहा हूं, के द्वारा कैपिटल आर के साथ, कैपिटल आर के साथ बनाया गया कोण, बनाया गया कोण घर्षण कोण कहलाता है। घर्षण कोण कहलाता है। इस कोण को हम क्या कहेंगे? घर्षण कोण कहेंगे, घर्षण कोण कहलाता है। ओके, तो ये वाला आपको समझ आ जाना चाहिए। तो अब देखिए यहां से हम इसका जो मान है वो कितना होता है, इसका जो रिलेशन है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये अपने पास में एक ट्राइंगल आ गया, तो इसमें हमें देख लेता हूं टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता लंब, तो लंब ये हो गया, लंब है एफ एस मैक्सिमम, एफ एस मैक्सिमम बट्टे में आधार, आधार हो गया ये कैपिटल आर। एफ एस मैक्सिमम में क्या जानते हैं? एफ एस मैक्सिमम बराबर जानते हैं म्यू एस इंटू आर, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा बराबर आ जाएगा अपने पास में म्यू एस, और थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स म्यू एस। तो जो विश्राम जो घर्षण कोण है उसकी स्पर्शिया का मान स्थितिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है, या थीटा बराबर टेन इनवर्स म्यू एस हमें प्राप्त हो जाता है। क्लियर? अब हम इस वीडियो के अंतिम पार्ट की ओर चल चुके हैं, पहुंच चुके हैं विश्राम कोण। इस विश्राम कोण को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये क्या होता है, जैसे ये हमारे पास में कोई नत समतल है, हमारे पास में क्या है, कोई नत समतल है इस तरीके से, और इस नत समतल के ऊपर हमने ये कोई वस्तु रखी है, ऐसे हमने कोई वस्तु रख दी है, इसमें थोड़ा सा कोई कलर भर लेते हैं, ये हमने कलर भर लिया भाई, ये हमने वस्तु रख दी है। अब देखिए इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो है m, तो m जी इसके ऊपर नीचे की ओर बल काम करेगा, तो ये क्षैतिज के साथ में अधिकतम कोण जहां तक वस्तु विराम में रहे घर्षण कोण कहलाता है, सॉरी विश्राम कोण कहलाता है। एक बार पुनः समझ लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि घर्षण कोण और विराम या विश्राम कोण है वो बराबर होते हैं। तो ये क्षैतिज के साथ में किसी नत समतल के द्वारा बनाया गया वह अधिकतम कोण जहां तक नत समतल पर रखी हुई वस्तु विराम में रहे, तो विराम की स्थिति में, पिंड के
विराम की स्थिति में नत समतल के द्वारा बनाया गया जो अधिकतम कोण है उसी को हम विश्राम कोण कहते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। विराम की स्थिति में पिंड कैसा रहेगा? विराम की, चलिए इसको ऐसे भी लिख देते हैं, पिंड के विराम की स्थिति में, पिंड के विराम की स्थिति में, विराम की स्थिति में, पिंड के विराम की स्थिति में नत समतल के द्वारा, नत समतल, नत समतल थोड़ा सा कट गया है, पूरा ही काट देते हैं, नत समतल के द्वारा बनाया गया अधिकतम कोण, बनाया गया अधिकतम कोण, अधिकतम कोण विश्राम कोण कहलाता है, विश्राम कोण कहलाता है। कोण को हम क्या कहेंगे? विश्राम कोण कहेंगे। ओके, अब यहां पर आप ध्यान दें, ये वाला जो एंगल है इसको विश्राम कोण कहते हैं और इस स्थिति के अंदर घर्षण बल इस डायरेक्शन में काम करेगा। यह है एफ एस मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन में, इस पर प्रतिक्रिया बल इधर काम करेगा कैपिटल आर, ये बल काम कर रहे हैं। अब मैं इस एम जी को घटकों में वियोजित कर देता हूं। एम जी को हम क्या कर देंगे? घटकों में वियोजित कर देंगे। चलिए ऐसे एक घटक हमारे पास में ये हो जाएगा, एक घटक ये हो जाएगा। तो ये वाला जो घटक है ये एंगल है अल्फा, तो ये वाला घटक हो जाएगा एम जी कोस अल्फा, ये वाला घटक हो जाएगा एम जी साइन अल्फा। ठीक है, ये ऐसे एंगल बढ़ाएंगे तो ये 90, ये 90 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा। सही किया है, एम जी कोस अल्फा इधर हो गया, एम जी साइन अल्फा इधर हो गया। और स्थिर अवस्था में ये वाला बल और ये वाला दोनों बल बराबर होगा और आर और एम जी कोस अल्फा बराबर होगा। चलिए दोनों को इक्वल कर देते हैं। संतुलन की स्थिति में आमने सामने बलों को हम क्या कर देते हैं? बराबर पुट कर देते हैं। संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या आ जाएगा? कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है एम जी कोस अल्फा, और ये जो एफ एस मैक्सिमम है इसकी वैल्यू है एम जी साइन अल्फा। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2, इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। 2 के अंदर हम 1 का भाग लगा देते हैं। 2 के अंदर क्या कर देते हैं? 1 का भाग लगा देंगे तो एम जी साइन अल्फा अपॉन एम जी कोस अल्फा बराबर एफ एस मैक्सिमम, एफ एस मैक्सिमम अपॉन कैपिटल आर। यहां से एमजी से एमजी कैंसिल हो गया, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा क्या आ गया? टेन अल्फा आ चुका है बराबर एफ एस मैक्सिमम की जगह में क्या लिख सकता हूं? म्यू एस इंटू आर लिख सकता हूं। तो यहां से आर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, अपने पास में ये आ गया। तो अल्फा बराबर अपने पास में आ चुका है टेन इनवर्स म्यू एस। ओके, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रिलेशन देखा था, थीटा बराबर घर्षण कोण बराबर टेन इनवर्स म्यू एस। तो यहां पर दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, वो सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? सेम होगी। तो अल्फा है वो थीटा के बराबर होगा। ओके, अल्फा और थीटा दोनों क्या होंगे? विश्राम कोण और घर्षण कोण दोनों बराबर होंगे। ओके,
मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने घर्षण के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके हर एक बिंदु पर अच्छे से ध्यान दिया होगा और समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी इसमें और आप बेहतर तरीके से इस टॉपिक को क्लियर करना चाहें तो आप हमारे हैंड रिटन नोट्स यूज में ले सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, BCS अकेडमी नाम से हमारी एप्लीकेशन है। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9460239358। आप कक्षा 9 से 12 तक नीट, IIT, RPSC से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स और वीडियोस के कोर्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में हमारी एप्लीकेशन के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं, वो बहुत ही कम प्राइस में, लोएस्ट प्राइस में। जाइए, देखिए, अपने मनपसंद का कोर्स परचेज कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।